Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is physical state of the substance and the melting and boiling point of the substance. आप देखो बेटा सब्सटेंस का मतलब हमारे पास है किसी कंपाउंड से, किसी मॉलिक्यूल से, ठीक है बेटा। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी प्लस 2 के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्लोरीन गैस जो होती है, क्लोरीन तो गैस की फॉर्म में मिलती है और ब्रोमीन लिक्विड स्टेज में मिलती है, और जो आयोडीन होती है वो सॉलिड स्टेज में। क्यों? ऐसे कुछ क्वेश्चन होते तो भाई ये सवाल कहाँ रीच कर रहा है? हमारे इस टॉपिक पर। भाई फिजिकल स्टेट का मीनिंग क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस स्टेट में, ठीक है बेटा। तो सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं, और जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो भी आप जानते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन पार्टिकल के बीच में, मतलब कोई भी सब्सटेंस के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो आयन हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, समझ में आ गया नहीं? तो उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस के बीच में जब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो सॉलिड हो जाता है। और जब वो, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बेटा, तो वो जब बहुत ज़्यादा होता है तो सॉलिड, और उससे कम तो वो लिक्विड, और जब सबसे कम होता है तो वो क्या कहलाते हैं? आपके गैसेस कहलाते हैं। आपको पता है। अब आप वो सवाल वहीं रीच कर रहा है कि आयोडीन सॉलिड मिलती है, तो आयोडीन का मतलब एक I2 मॉलिक्यूल और एक दूसरा I2 मॉलिक्यूल, तीसरा I2 मॉलिक्यूल, चौथा I2 मॉलिक्यूल, तो बहुत सारे I2 मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जब बहुत ज़्यादा होगा, समझ में आ गया नहीं? तभी तो वो क्या मिलेगा? वो समझ में आपको क्वेश्चन, जैसे F2 Cl2 है ना, Br2 और I2। तो I2 क्या होता है? सॉलिड। ये क्या है? हमारा लिक्विड। समझ में आ गया नहीं? ब्रोमीन क्या है बेटा? हमारा लिक्विड। क्लोरीन और F2 हमारे पास क्या होते हैं? गैस। तो आप ही बताओ I2 का मतलब क्या है? मान लो एक आयोडीन मॉलिक्यूल ये हो गया, ये I2 हो गया, एक दूसरा I2 मान लो हमारे पास क्या है? एक दूसरा I2 है ना, तो एक I है और दूसरा I। क्लियर? ऐसे मान लो Br2 है, तो एक Br2 है और दूसरा Br2 है। क्लियर? ये मैं इस हिसाब से बना देता हूँ। ठीक, Cl2 की बात करता हूँ, चलो अब F2 छोड़ दीजिए, है ना। Cl2 की तो एक Cl2 है और दूसरी Cl2 है। ये गैस में है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरी मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा, सबसे ज़्यादा वीक होगा, तभी तो ये गैस है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इससे ज़्यादा होगा तभी तो ये लिक्विड है, और यहाँ वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा होगा तभी तो ये सॉलिड है। क्लियर? तो चाहे किसी भी सब्सटेंस के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, जब उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैट मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है बेटा, तब वो क्या चीज़ कहलाती है? सॉलिड लिक्विड गैस। इसका रीज़न यही पर है। अब ये I2 के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ा कि वो सॉलिड स्टेट में पहुंच गया? समझने वाला, सीखने वाला पॉइंट है बेटा यहाँ पर। तो अब देखो क्या होता है। अब याद करो, मैंने अभी इस लास्ट वीक में एक वीडियो टाइप ऑफ रेडियस, मैडम ने एक वीडियो बनाई थी, है ना, टाइप ऑफ रेडियस की, एटॉमिक रेडियाई एंड टाइप्स। तो उसमें आपने बेटा एक रेडियाई पढ़ी थी, वॉन डेर वाल रेडियाई, याद करिए। उसमें भी आपने कुछ इस तरीके से, मैडम ने आपको एक्सप्लेन किया था, एक मॉलिक्यूल ही है, मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के जो एडजेसेंट एटम है, एक मॉलिक्यूल है आपस के पास के, इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये हमारे पास क्या थी? वॉन डेर वाल थी, याद करिए। अगेन, तो ऐसे ही बेटा एक वॉन डेर वाल फोर्सेज होते हैं कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के सरफेस के बीच में, मतलब इसका सरफेस और इसके सरफेस कौन सा है? क्लियर? तो मान लीजिए अगर ये इस टाइप से है, पास पास है इस टाइप से, तो इसकी सरफेस और इसकी सरफेस के बीच में डेवलप होने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाता है? वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब समझ आया? कोई एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल की सरफेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो हमारा क्या है? वॉन डेर वाल फोर्स। और ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? उस मॉलिक्यूल की सरफेस पर। जितनी बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखो कैसे, अब इनके आंसर कैसे हैं थोड़ा ध्यान से देखना आप, ठीक है। आप जानते हो बेटा क्लोरीन की थर्ड शेल होती है, ब्रोमीन में लास्ट शेल फोर्थ होती है, आयोडीन में फिफ्थ। मान लो क्लोरीन का साइज क्या होगा? मान लीजिए थर्ड शेल है, छोटा होगा, तो एक क्लोरीन है ना, और मान लो एक दूसरा क्लोरीन, या मैं इधर बना देता हूँ समझाने के लिए, है ना, एक क्लोरीन। अब इसका सरफेस एरिया कितना है? यही है ना इसका सरफेस एरिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्टेक्ट में आएगा वो कितना आएगा? कम आएगा।
यहीं पर क्या ब्रोमीन का साइज बढ़ गया बेटा, है ना। और मान लो एक दूसरी ब्रोमीन है, इस हिसाब से मैंने समझाने के लिए पास बना दिया। मान लो एक ब्रोमीन और एक दूसरा ब्रोमीन, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, साइज बढ़ गया। आयोडीन का साइज और बढ़ा और इसका साइज और बढ़ा, तो एक आयोडीन इसी तरीके से मान लो एक दूसरी आयोडीन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। आप देखिए जैसे एक फुटबॉल लीजिए, दूसरी फुटबॉल लीजिए, दोनों फुटबॉल को आप ऐड करिए तो जो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट है बेटा, वो जितना बड़ा साइज होगा और दूसरे का भी साइज बड़ा होगा तो ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट आएगा, जिसको सरफेस एरिया है ना। सरफेस एरिया का जो कांटेक्ट ऑफ एरिया है, मतलब है ना, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल का कांटेक्ट करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने वाला जो है, तो इसको बोलते हैं हम इस तरीके से कि जो वंडरवॉल फोर्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो वंडरवॉल फोर्स होते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल या सब्सटेंस। और सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, वो साइज पे। तो मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, और सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। क्लियर है पॉइंट। तो इसलिए अप टू डाउन मूव करने पर क्या होता है, एटम्स का साइज बढ़ता है तो उनसे बढ़ने वाले मॉलिक्यूल का भी साइज बड़ा होगा, और जब उनसे बनने वाले मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा बेटा तो उनके सरफेस एरिया बढ़ गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। इसका आंसर भी यही है, और ये बोर्ड का कई बार का आया क्वेश्चन है बेटा, +2 का। 11th में तो प्रोजेक्ट टेबल में आई, साथ ही साथ बोर्ड के +2 पे ब्लॉक का भी क्वेश्चन है, ठीक है। कि तो आप इसका आंसर क्या होगा कि आयोडीन का साइज, मान लो इन दोनों का कंपैरिजन आया, या इन दोनों नीचे ब्रोमीन आयोडीन का, तो ब्रोमीन का साइज आयोडीन के साइज से छोटा होता है, ठीक है। इसलिए उनमें जो एरिया सरफेस एरिया ब्रोमीन का होगा आयोडीन के कंपैरिजन में, हाइड्रोजन कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, जिससे क्या होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा ब्रोमीन में, और आयोडीन में ज्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा पास में आ जाएंगे, और वही फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा पास में, ज्यादा जितने ज्यादा पास में आएंगे तो वो सॉलिड बन जाता है, वो लिक्विड ही रहेगा। और इसमें क्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, तो Cl2 मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया सबसे कम कांटेक्ट में आएगा, तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होंगे, इसलिए मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा दूर होंगे, और सबसे ज्यादा दूर होंगे तो वो गैस में, ठीक है बेटा। और देखो यही रीजन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। अब आप जानते हो बेटा, देखो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का, सॉलिड ही तो मेल्ट होता है। मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को टेम्परेचर देने पर जब वो लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस स्टार्टेड टू कन्वर्ट, वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और जो लिक्विड सब्सटेंस होता है जिस टेम्परेचर पर वो वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। तो अब देखो आप ही बताओ, मान लो 2 सॉलिड सब्सटेंस है, मान लो एक आयोडीन है, कोई एक दूसरा भी है, वो भी सॉलिड है, 2 सॉलिड है। अब 2 अलग अलग सब्सटेंस हैं बेटा, अलग अलग एटम से मिलकर बने, तो उनके साइज भी अलग अलग होगा, चाहे थोड़ा बहुत ही अंतर हो, माइनर सा अंतर हो, लेकिन डिफरेंस तो होगा। मान लो एक का साइज कम, एक का साइज ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा उसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अब बताओ सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तभी तो ये दोनों दूर दूर हो जाएंगे। यहाँ पे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये टूट जाए तभी तो ये ब्रोमीन ब्रोमीन दूर दूर, और जब ये दूर हो जाएंगे तो यही चीज लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, गैस में। ये सॉलिड से जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आयोडीन इधर एक आयोडीन इधर, तो और जब ये दूर दूर हो जाएंगे I2 मॉलिक्यूल, तो ये सॉलिड से क्या बन जाएंगे, लिक्विड। आगे पॉइंट समझ में। तो यही हमारे पास कर सकते हैं बेटा, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का केवल एक वंडरवॉल रीजन है, और भी कई रीजन है। जैसे हम आगे वाले ग्रुप पे जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मतलब से NaCl और KCl, तो Cl से Cl आयन तो दोनों में सेम है, तो एनाइन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो तो सेम होगा, लेकिन कैटाइन का Na आयन का अलग होगा, K आयन का अलग होगा। तो डिपेंड करता है, अगर कोवलेंट कंपाउंड है बेटा, है ना, मतलब लेस पोलर है, कोवलेंट है, या बिल्कुल नॉन पोलर है, तो वहां पे हम वंडरवॉल के बेसिस पर निकालते हैं कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उसके बेसिस पर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड है, हाईली पोलर कंपाउंड है, तो हम क्या देखते हैं, है ना, आयंस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें ज्यादा होगा, ठीक है बेटा, ये इस बात पे डिपेंड करता है। और एक और रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के स्टेट ऑफ मैटर के, है ना, कोई सॉलिड है लिक्विड, उसके एक नहीं 3 रीजन है, एक वंडरवॉल और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो कब लगेंगे वो आपको नेचर देखनी पड़ेगी, कंपाउंड आयनिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिस पर आप बताओगे ये सारे पॉइंट्स,
और अगर हम नॉन पोलर कंपाउंड है तो किसके बेसिस पे बताओगे आप, ये वन डबल फोर्सेस के बेसिस। और एक और होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आता है पोलर पे बेसिकली, ये आयनिक पे, आयनिक हो गया और नॉन पोलर हो गया। एक होता है पोलर, पोलर जैसे HCl HBr है ना, तो इसमें पोलर मीन ना तो ये पूरी तरह आयनिक है ना, कोवलेंट है, लेकिन हाईली पोलर भी है। तो ऐसे जो पोलर कंपाउंड होते हैं उन पे एक काम करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। ये सब आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां पर मैं इनके क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों चीजें खत्म हुई। और इसी तरीके से हमारा जो लास्ट टॉपिक है बेटा, इसका वो और देखते हैं, वो हमारा एक है थर्मल स्टेबिलिटी। टॉपिक और है वो और खत्म करते हैं, है ना, थर्मल स्टेबिलिटी। ये भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है। देखो थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, टेम्परेचर देने पर, हीट करने पर, एनर्जी देने पर स्टेबल रहे। तो आप ये बताओ, अगर आपके पास कोई 2 लिक्विड सब्सटेंस है या 3 लिक्विड सब्सटेंस है और आपने दोनों को इक्वल टेम्परेचर दिया, लेकिन तीनों लिक्विड सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो सेम नहीं होगा, वो तो अलग अलग होगा। बहुत रेयर केस है कि सेम होगा। तो जब तीनों लिक्विड स्टेज वाले कंपाउंड है लेकिन उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर देने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका बना रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर लेके ही तो उसके बॉन्ड टूटेंगे, दूर दूर होंगे। तो जो स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर लेने के बाद भी, वही चीज क्या कहलाती है, थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर लेके भी वो स्टेबल रहे। ठीक है, तो वो किस में होगा, अब आप देख लो, आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रीजन अब देख लिया। थर्मल स्टेबिलिटी भी किस पे डिपेंड है ना, सब्सटेंस जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। तो एक साथ आज हमने 4 प्रॉपर्टी ली, मेनली सारी प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे और एक आध और प्रॉपर्टी कोई रह गई हो तो करा देंगे, नहीं तो वो जो 18-20 प्रॉपर्टी है मोस्ट ऑफ द सब हो गई, एक आध कोई बची होगी तो देख लेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस लेंगे। अभी तो मैंने सिंपल क्वेश्चंस बताए हैं, अब इनके हर ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज अब इनके क्वेश्चंस लेके कुछ एक्सेप्शनल, कुछ सिंपल क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट उसमें। ओके, थैंक यू।